ट्रेड सीक्रेट्स हैं, मैं वैसे किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन चलो आज मैंने आपसे वादा किया है, मैं अपने शो से पहले एक बार एक शावर ज़रूर लेता हूँ। अच्छा, सबने मेरा नाम काट दिया है। अब वो मुझे पहले बुलाते भी थे, अब तो बुलाते भी गाइड नहीं करते। नहीं। हालांकि मैं इंग्लिश जर्नलिस्ट कभी बन नहीं पाया, लेकिन मैंने पढ़ाई अंग्रेजी में ही की। कम से कम आप तो मुझसे सीधे पूछ सकते हैं कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं जो मेरा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। तो मैं सारे ट्रोल्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक प्रतिष्ठित पत्रकार, एक पावरफुल शख्स, इनका व्यक्तित्व ऐसा कि आप इम्प्रेस हुए बिना रह न पाए। पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 30 सालों से एक्टिव हैं। सोशल मीडिया पर इनका बहुत बड़ा फैन बेस है, लेकिन ज्यादा चर्चे इनके खुद के हैं, उससे कहीं ज्यादा चर्चे हैं इनके हेयर स्टाइल के। बहुत सारी बातें होने वाली हैं। प्रेजेंटिंग टू यू अ मैन विद ग्रेट करिश्मा एंड पर्सनालिटी, सुधीर चौधरी। थैंक यू शगुफ्ता, थैंक यू Welcome, sir, सो मच welcome. फॉर इनवाइटिंग मी हियर और मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं आपके दर्शकों के साथ बात कर सकूं और अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं और अपने विचार उन तक पहुंचा सकूं। जी, देखिए जितने एक्साइटेड आप हैं ना, हम उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम बहुत सारा फन करने वाले हैं सुधीर जी के साथ। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी ऑडियंस जानने के लिए। आपको सबसे पहले तो सुधीर जी प्रण लेना होगा कि आप जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, सत्य के अलावा कुछ नहीं होगा। ऐसे राज खोलेंगे जो अब तक पब्लिकली लोगों को नहीं पता। ऐसी चीज़ें हम बताएंगे जो आपके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो ये मैं प्रण लेता हूं कि मैं जो आपको बताऊंगा बिल्कुल सच बताऊंगा, दिल से बताऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि ज़्यादातर चीज़ें आपको ऐसी बताऊं जो शायद इससे पहले लोगों को नहीं पता है। दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। चलिए, तो मैं आप सबके लिए बता दूं, देखिए इस शो में ना हमने पहली बार ऑडियंस के क्वेश्चंस लिए हैं सेलिब्रिटी एंकर के साथ। जो हम सवाल और वार्तालाप करने वाले हैं उसमें बहुत सारे आपके ही भेजे हुए सवाल हमने सम्मिलित किए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास में जाने से पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? दिनचर्या की शुरुआत कैसे होती है? शगुफ्ता, मैं बिना अखबार के और बिना चाय के अपने दिन की शुरुआत नहीं कर सकता। अच्छा, तो मैं जब उठता हूँ, डिपेंड ये करता है कि मैं रात में कितने बजे सोया हूँ। आमतौर पर मैं देर से ही सोता हूँ क्योंकि हम इतने वर्षों से मैं लगातार प्राइम टाइम शो करता आ रहा हूँ, तो घर देर से पहुँचते हैं और सोना भी बहुत देर से होता है। तो उसके हिसाब से जब भी नींद पूरी हो जाती है, उठने के बाद मेरा जो पहला काम होता है वो यही है कि मैं चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूँ और मुझे अखबार चाहिए होते हैं जी। 8-10 अखबार जब तक मेरे सामने ना हो तब तक मुझे अच्छा नहीं लगता और फिर मैं चाय और अखबार के साथ अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। मुझे चाय का बहुत शौक है। सेम और हियर, सेम पिंच। हाँ, मेरे तो भी चाय दिन की अगर शुरुआत अच्छी चाय। मिल जाए हाँ। तो इसका मतलब पूरा दिन अच्छा जाएगा। अच्छा, चाय मसाला चाय या फिर सादी चाय? नहीं, नॉर्मल देसी चाय जैसी Normal घरों में देसी बनती है, चाय। जिसमें दूध भी है, जिसमें शक्कर भी है, बिल्कुल वैसी जैसे हम लोग जैसे हमारे देश के ज़्यादातर आम लोग चाय चाय पीते पीना हैं, पसंद करते वैसी ही चाय मैं पीता हूँ। और मैं सुबह सुबह 2 से 3 कप चाय पीता हूँ। अच्छा, तो उससे पहले मेरी नींद नहीं टूटती। और क्या होता है कि अखबार भी इतने सारे होते हैं, तो मैं धीरे धीरे चाय पीता रहता हूँ और अखबार पढ़ता रहता हूँ। अखबार पढ़ने के बाद उसके बाद फिर मेरे ऑफिस के कॉल शुरू होते हैं क्योंकि तब तक मैं पूरा अपडेट हो जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने कॉल्स शुरू करता हूँ जो प्रोफेशनल कॉल्स हैं। उसके बाद लगभग 11:30 बजे एडिटोरियल मीटिंग शुरू हो जाती है जो कि कॉन कॉल पर होती है और फिर दैट्स हाउ द डे स्टार्ट्स। कभी कभी जब मुझे थोड़ा सा मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं होता तो मैं थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुन लेता हूँ सुबह सुबह। Nice. अच्छा, और कैसा म्यूजिक और पसंद म्यूज़िक है में भी आपको? सुबह मैं गाने नहीं सुनता। सुबह ज़्यादातर मैं कोई रिलैक्सिंग म्यूज़िक सुनता हूँ, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ और घर में एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक जो है वो चलता रहे। कोई पियानो का Soothing सा सूदिंग सा म्यूजिक जो जो आपको म्यूज़िक है, रिलैक्स करे। जो रिलैक्स करे, जिससे आपको एक आराम, एक सुकून का एहसास हो और साथ-साथ आप काम करते रहें। तो ये बहुत 2-3 मेरे कॉम्बिनेशंस हैं, चाय, अखबार और एक अच्छा रिलैक्सिंग म्यूज़िक। म्यूजिक। या अभी आते हैं आपके फैंस के सवालों के ऊपर। जी। किरण सिन्हा का ये सवाल है आपसे कि आपकी दिनचर्या जो हमने बता दी है, शाम का वक्त जो होता है वो हर इंसान के लिए बहुत थका देने वाला होता है। ऐसे में आप बिना थके, बिना रुके इतने गंभीर विषयों का विश्लेषण कैसे कर लेते हैं? अब आप मेरा ट्रेड सीक्रेट एक्चुअली जानने की कोशिश कर रही हैं और किरण को मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको भी और जो लोग और सुन रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, किसी भी न्यूज़ एंकर के लिए जो रात में 9 बजे अपना शो करता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका सही समय पर पीक करना। मतलब आम तौर पर अगर आप सुबह 9 बजे उठे हैं
और आपका शो रात को 9 बजे है, यानी तब तक आपको उठे हुए काम करते हुए 12 घंटे बीत चुके हैं। 12 घंटे के बाद आम तौर पर जब आप लोग अपने दफ्तर से वापस लौटते हैं, काम से लौटते हैं, 9 बजे तक नींद आने लगती है। लोग खाना खाते हैं, 9 बजे सोने के बारे में सोच रहे होते हैं और सारी एनर्जी उनकी ख़त्म हो चुकी होती है। हमारे साथ उल्टा है, 12 घंटे काम करने के बाद रात को 9 बजे यू हैव टू बी एट योर बेस्ट। आपको इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एनर्जी पीक पर होना है, इन टर्म्स ऑफ मेंटल एनर्जी आपका मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और आपका दिमाग में जो अटेंटिवनेस है वो बहुत ज़रूरी है कि उस समय आप अपने दिमाग के हिसाब से भी, इमोशंस के हिसाब से भी और बॉडी के हिसाब से भी अपने बेस्ट लेवल पर हो। तो मैं इतने वर्षों से ये सब कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने पूरे दिन अपनी इस एनर्जी को कंजर्व करके चलूँ। मैं अपनी एनर्जी को बचा के रखता हूँ और फिर उसको रिलीज करता हूँ रात में 9 बजे। क्योंकि सर हमारा काम भी ऐसा है ना कि हम थके हुए दिखाई नहीं दे सकते। तो उसके लिए दिन भर में आपको बहुत सारी एहतियात बरतने पड़ते हैं कि आपको थकना नहीं है। आपको जब आपके दिमाग का बिल्कुल सबसे सही इस्तेमाल होना चाहिए, उस वक्त आपको अपने दिमाग को चलाना है। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेड सीक्रेट्स हैं, मैं वैसे किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन चलो आज मैंने आपसे वादा किया है। तो आम तौर पर देखिए क्या होता है, मैं अपने शो से पहले एक बार एक शावर ज़रूर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, मैं अपने शो से पहले एक शावर लेता हूँ। अपने शो से पहले मुझे 1 कप बहुत स्ट्रॉन्ग चाय चाहिए होती है। चाय के बाद मैं एक हल्का सा डिनर ले लेता हूँ, और ये सब मैं 7:30 से 8 बजे तक ख़त्म कर लेता हूँ। अच्छा। इस दौरान दैट्स माय लास्ट मील ऑफ द डे। और जब मैं चाय पी रहा होता हूँ 7:30 बजे के आसपास, उस वक्त मैं अपनी सारी स्क्रिप्ट्स को देख रहा होता हूँ, अपनी सारी स्क्रिप्ट्स रिवाइज कर रहा होता हूँ, और मैं सोच रहा होता हूँ कि आज मुझे क्या बोलना है। और ये जो 7 बजे से 9 बजे का जो टाइम है, ये 2 घंटे, आई वुड से दिस इज़ माई मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम। जब मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा सोचता है, जब मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी आती है। और उसके बाद फिर मैं 9 बजे एकदम फ्रेश होकर, 9 बजे रात में मुझे ऐसी फीलिंग आनी चाहिए और आती है जैसे अभी रात के नहीं, सुबह के 9 बजे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सुबह अब हुई है, और मैं फिर पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ फिर अपने व्यूअर्स के सामने आता हूँ। खुशी खुशी आता हूँ, खुश होकर अपना काम करता हूँ, और व्यूअर्स को भी कोशिश करता हूँ कि उनको जो अनुभव आए वो एक ऐसा अनुभव आए कि उनको ये नहीं लगे कि 9 से 10 बजे हमने अपना समय बर्बाद कर दिया, या कोई व्यूअर देख के ये कहे कि यार आज मज़ा नहीं आया। देखिए, ये सिर्फ आंसर नहीं है, ये इनफैक्ट एक सीख है आप सबके लिए भी कि अपने आप को फ्रेश कैसे रह सके। और आपको क्या करना है, आपको सब कुछ नहीं कर लेना है। जैसे आपकी मीटिंग्स हैं, बहुत सारे आप सबके सामने भी ये ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं। कुछ लोग मिलने के लिए बुलाते हैं, कहीं कब पर कहीं लंच के लिए जाना है, कुछ प्रोफेशनल मीटिंग्स भी होती हैं, बहुत काम होते हैं। तो आपको ये नहीं करना है कि आप सारे काम कर लें दिन में। यू हैव टू चूज़, और आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा काम मुझे काम आएगा, मेरा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और मेरी एनर्जीज़ को खींच नहीं लेगा, मेरी पूरी ताकत को। तो मैं बहुत वाइजली चूज़ करता हूँ कि मुझे पूरे दिन में किससे मिलना है, कहाँ जाना है, और मुझे ट्रैवल कम से कम करना है। मैं नहीं चाहता कि मैं दिन में यहाँ नोएडा से दिल्ली चला जाऊँ और फिर मैं 3 से 4 घंटे बाहर घूमूँ। और तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को सिर्फ एक सफलता दिखाई देती है, लोगों को एक शो दिखाई देता है, लेकिन उस शो के पीछे आपको कितने सारे एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं, कितनी सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, ये लोगों को कभी दिखाई नहीं देता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं 30 साल से अगर एक शो कर रहा हूँ, तो आप सोचिए कि मैं पिछले 30 साल से किसी सोशल इवेंट में कभी भी वीकडेज पर नहीं गया हूँ। चाहे किसी की शादी हो, किसी की पार्टी हो, दोस्तों ने कहीं बुलाया है, आप मंडे से फ्राइडे तो जा ही नहीं सकते। तो मेरे सब दोस्तों ने, मेरे सारे जो सोशल सर्कल हैं, जो मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, सब ने मेरा नाम काट दिया है। अब वो मुझे पहले बुलाते भी थे, अब तो बुलाते भी नहीं, इनवाइट ही नहीं करते, बिकॉज दे नो कि मैं नहीं आ सकता। सुधीर जी, काम ऐसा है ना हमारा, तो काम ही ऐसा है, सर्वोपरि, काम सबसे ऊपर है। और चलिए, मजेदार कॉन्वर्सेशन सुधीर जी के साथ लगातार जारी है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं सिलसिले को। और इंस्टाग्राम पर मिस्टर प्रिंस आपसे जानना चाहते हैं कि 10th के बाद आपने क्या किया है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जी, तो प्रिंस, पहली बात तो ये है कि मैंने 10वीं क्लास जब पास की थी 1988 में, मैंने 10th क्लास पास की थी। और ये वो समय था, आज के जैसा समय नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं थी जो आज हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और उस समय ज़्यादातर माता पिता यही सोचते थे कि साइंस लेना चाहिए 10th के बाद,
और साइंस लेना जो है वो श्योर शॉट एक सक्सेस का फॉर्मूला है। बट मैं बड़ा लकी रहा, मेरे माता और पिता दोनों स्कूल टीचर्स थे। अच्छा। और मैंने उनसे कहा कि मेरा साइंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं आर्ट्स पढ़ना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे अलाउ कर दें तो मैं आर्ट्स पढ़ूंगा। तो मैंने 10th के बाद साइंस नहीं ली, कॉमर्स भी नहीं लिया, मैंने आर्ट्स लिया और मैंने आर्ट्स की पढ़ाई की। उसके बाद कॉलेज में भी मैंने बीए पास कोर्स किया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप बीए पास कोर्स या आप कोई भी सब्जेक्ट क्यों ले रहे हैं। सिर्फ इसलिए नहीं, लेने के लिए सब्जेक्ट पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, क्यों आप लेना चाहते हैं। तो अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने बीए पास कोर्स जब किया तो मैंने उसमें इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज थे ये इलेक्टिव लिए थे। अच्छा। इलेक्टिव मतलब सबसे मुश्किल जो स्तर होता है उसका। तो मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों इलेक्टिव थे और मेरे पास पॉलिटिकल साइंस था और मेरे पास इकोनॉमिक्स था। और तो इसका मतलब उस समय भी मैं ये सोचता था कि मुझे भाषा पर जोर देना है और मुझे लिटरेचर में मेरा इंटरेस्ट था और मैंने उसके बाद इसी में पढ़ाई की। और ये पढ़ाई करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से जब मैंने ग्रेजुएशन किया तब तक मुझे समझ में आ गया था कि मैं कम्युनिकेशन में जाना चाहता हूँ, मैं मीडिया में जाना चाहता हूँ। और फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो दिल्ली में है, JNU में, वहाँ का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। उस समय एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो कि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम होता था। वो मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा पहले अटेम्प्ट में एग्ज़ाम पास हो गया। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, वो भी मैंने पास कर लिया और फिर मैं IIMC में चला गया और फिर मैंने वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया मास कम्युनिकेशन में। और स्पेसिफिकली कहें तो मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था IIMC से। हालांकि मैं इंग्लिश जर्नलिस्ट कभी बन नहीं पाया, लेकिन मैंने पढ़ाई अंग्रेज़ी में ही की। तो मैं कभी कभी अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करके बीच बीच में 1-2 इंग्लिश इंटरव्यूज़ करके मैं जस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि भाई देखिए, डिग्री तो मेरी इंग्लिश जर्नलिज्म की है। ये अलग बात है कि मैं हिंदी जर्नलिज्म में आ गया और मैं हिंदी में काम कर रहा हूँ। हिंदी में काम कर रहा हूँ। देखिए, उम्मीद यही करती हूँ कि आपको पता चल गया होगा। और मैं आपको एक बात बताऊँ, चाय वाला हमारा पॉइंट सेम हो गया और बीए में मेरे पास भी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स था। वेरी गुड। और ये सारे सब्जेक्ट मुझे बाद में जब मैं मीडिया में आया तब काम आते हैं तो मेरे बहुत काम आए। आई मस्ट से दिस। तो देखिए, 2 सिमिलैरिटीज हो गई हैं सुधीर के साथ मेरी। एक तो चाय वाली और दूसरी बीए में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, ये मैच कर रहे हैं। तो शगुफ्ता, मुझे लगता है यार एक कड़क चाय मिल जाए ना, वैसे भी आप देखो Energy। आपको भी चाय का शौक है और मैं भी आपको चाय, भी। आई एम आल्सो अ टी पर्सन। एक कड़क चाय अगर हो जाए तो ये इंटरव्यू और कड़क हो जाएगा। कड़क हो जाएगा। और चलिए चाय की फिर दुकान है ही तो चाय ऑर्डर कर दी जाए। चाय ऑर्डर कर लेते हैं और चाय पी लेते हैं। अरे भानु साहब, एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया कड़क चाय आप पिला सकते हैं मुझे 2 और चाय। शगुफ्ता को? 2 चाय। हाँ ठीक है। कड़क चाय आ गई है शगुफ्ता, चीयर्स। चीयर्स सर। अब ये इंटरव्यू थोड़ा और कड़क हो जाएगा। कड़क हो जाएगा और कड़क सवाल भी है। बिल्कुल। सवाल ये है कि इंसान जितना ऊंचाइयों पर पहुंचता जाता है ना, जितनी सक्सेस उसको मिलती जाती है, उसके शुभ चिंतक, इनके केस में शुभ चिंतक जो है वो लगातार बढ़ते जाते हैं। शुभ चिंतक मैं रेफर कर रही हूँ ट्रोलर्स को। क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपका ये इशारा समझ गया शुभ चिंतकों के बारे में। तो ट्रोल्स तो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं और मैं अपने शो में ब्लैक एंड वाइट में अक्सर जब हम ख़त्म करते हैं शो तो एक कोट देता हूँ। थोड़े दिन पहले ये एक बाई चांस, आई थिंक लास्ट वीक, मैंने एक कोट दिया था उसमें, जिसमें मैंने बताया था कि आज के ज़माने में जो लोग आपका शुभ देखकर चिंतित हो जाएं, अरे वाह, वो शुभ चिंतक हैं। तो ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे हैं जो मेरा शुभ देखकर चिंतित हो जाते हैं। लेकिन हाँ। उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वाकई में सच्चे शुभ चिंतक हैं, जो वाकई में मेरी चिंता करते हैं। तो ट्रोल्स की जो आपने बात कही, देखिए जब सोशल मीडिया नया नया आया था और मुझे याद है 2013, 14, 15 का जो ज़माना था, तो चाय ठंडी हो जाएगी, चाय भी साथ साथ। हम लोग भी नए नए थे सोशल मीडिया पर और ये ट्रोलिंग तो तभी से होती थी। तो जब ये पहले ट्रोलिंग होती थी तो मैं भी घर जाने के बाद, अपने शो के बाद जब इनको पढ़ता था तो ख़राब लगता था और ये मेरे दिल और दिमाग पर असर डालता था। कई बार मैं रात भर सोचता रहता था। धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई। एक तो ये, दूसरी बात क्या होती है कि अब सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी विचारधारा या पॉलिटिकल पार्टी के ट्रोल्स हैं, जो कि प्रोफेशनल ट्रोल्स हैं, जिनका काम ही है। तो वो बेचारे अपना काम कर रहे हैं, उनका रोजगार चलता है इससे। अनुभव के साथ धीरे धीरे ये समझ में आता है कि
आपकी जो आलोचना हो रही है या जो फीडबैक आ रहा है या नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी प्रोफेशनल ट्रोल्स कर रहे हैं या जेन्युइन व्यूअर्स कर रहे हैं। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आलोचना में मुझे कोई समस्या नहीं है, अगर किसी को कोई बात ख़राब लग रही है वो तो हमें जानना चाहिए। तो अब मुझे धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि कौन सा फीडबैक और कौन सी आलोचना वाकई में हम मेरे दर्शक कर रहे हैं और कौन सी आलोचना प्रोफेशनल ट्रोल्स कर रहे हैं जो किसी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी के कहने पर, किसी एक ख़ास व्यक्ति के कहने पर ये सब काम कर रहे हैं। जो आपके शुभ चिंतक हैं। वो हमारे शुभ चिंतक हैं। तो ऐसे शुभ चिंतकों के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि उनके लिए एक वर्ड है इग्नोर। तो अभी मैं इग्नोर करना सीख गया हूँ, लेकिन ये जब से ये शुरू हुआ और जब तक मुझे इस ज्ञान की प्राप्ति हुई कि इसको इग्नोर करना चाहिए, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इट डज़ इफ़ेक्ट योर मेंटल हेल्थ। एग्जैक्टली। इट डज़ इफ़ेक्ट योर द मेंटल हेल्थ ऑफ योर नियर एंड डियर वंस, आपके परिवार के लोग। मेरे माता पिता जब मेरे बारे में कोई ऐसी कड़े शब्द लिखता है, ख़राब शब्द लिखता है, तो वो नहीं समझ पाते कि ये कोई प्रोफेशनल ट्रोल्स हैं और इनका काम है कि जितना कड़वा बोलेंगे, जितना अभद्र बोलेंगे, जितना अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा इनको पैसा मिलेगा या उतना ज़्यादा। तो जैसे मेरे माता पिता हैं, वो कई बार उनको बड़ा दुख पहुंचता है, या मेरा जो परिवार है कई बार उनको बहुत दुख पहुंचता है कि मेरे बारे में लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है, और आप ये नहीं सोच सकते कि आप सफलता भी हासिल करते चले जाएंगे और रास्ते में कांटे नहीं आएंगे। कांटे तो आएंगे, और ये जो ट्रोल्स हैं ये वही कांटे हैं जो आपके रास्ते में हैं, लेकिन आपको चलते जाना है, आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। बट साथ ही मैं ये ज़रूर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मेरे जेन्युइन जो मेरे दर्शक हैं, अगर मुझे एक मेरा दर्शक भी ये कहता है कि आज मुझे अच्छा नहीं लगा शो, या वो कहता है कि आज मुझे मज़ा नहीं आया, तो वो मेरी रातों की नींद छीन लेता है। और फिर मैं अगले दिन अपनी टीम के साथ उस फीडबैक को शेयर करता हूँ, चाहे कितनी भी ख़राब फीडबैक हो। अगर कोई कहता है कल आपका काम अच्छा नहीं था, तो मैं उस पर काम करता हूँ और सोचता हूँ कि वो चाहे वो एक दर्शक भी है, लेकिन उस दर्शक ने जो फीडबैक भेजा है उस पर काम करना ज़रूरी है। तो ट्रोल्स को मैंने स्वीकार इग्नोर ट्रोल्स के लिए तो यही है, इग्नोर करो और उन्हें स्वीकार कर लो कि वो हैं और वो सदा के लिए रहेंगे, और उनका स्तर और ज़्यादा ख़राब होगा, और ज़्यादा ख़राब भाषा और ज़्यादा अपमानजनक बातें। मैंने इसको समझ लिया है, तो मैं सारे ट्रोल्स को ये बताना चाहता हूँ कि मैं डरता बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और ये जो ट्रोल्स हैं, जो सो कॉल्ड शुभचिंतक हैं, अगर ये रहते हैं तो मुझे लगता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर, इसका मतलब सही चल रहा हूँ। वरना ये हर किसी का ट्रोलिंग भी नहीं करते। आपकी तो गुड मॉर्निंग पे भी ट्रोलिंग हो जाती है। हमारे साथ ऐसी स्थिति है कि अगर मैंने सुबह उठकर गुड मॉर्निंग भी लिख दिया तो उस पर भी ट्रोलिंग हो जाएगी कि आपने अंग्रेजी में क्यों लिखा, सुप्रभात क्यों नहीं लिखा। मतलब आप कुछ भी करें, उन्होंने आपकी आलोचना ही करनी है। चलिए, सीरियसनेस को हटाते हुए, संजीदगी को थोड़ा सा कम करते हुए, अब एक फन क्वेश्चन है। वो ये है कि आपके बारे में ना, आपके आलीशान महलों के बारे में, आपके घर के बारे में बहुत सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पर पड़े हैं कि आप इतना कमाते हैं, इतनी गाड़ियां हैं आपके पास। तो एक फैमिली के साथ आपका मज़ेदार सा किस्सा हुआ था, वो बताइए। जी, तो देखिए क्या होता है कि YouTube पर अलग अलग वीडियोस चलते रहते हैं हम लोगों के बारे में। मेरे बारे में भी बहुत सारे वीडियोस चलते रहते हैं जिसमें लिखा होता है कि मेरी सैलरी इतनी है, और मैं इतने बड़े बंगले में रहता हूँ, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, मेरा ऐसा लाइफस्टाइल है। और ऐसा एक नहीं, अनेकों वीडियो चलते रहते हैं। किसी वीडियो में आएगा कि इस देश के सबसे अमीर पत्रकार कौन से हैं, तो उसमें हमारा नाम उसमें कोई डाल देता है कि ये है। तो एक बार मेरी डॉटर जो विदेश में पढ़ती है, एक बार उसने मुझसे कुछ पैसा मांगा, और वो अच्छा खासा पैसा था। तो मैंने उसको बताया कि बेटा ये पैसे जो हैं सोच समझ के खर्च करो, और मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं। तो उसने मुझे कहा कि पर आपकी सैलरी तो इतनी ज़्यादा है, आप तो बहुत आराम से इतना अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुमको किसने बताया कि मेरी सैलरी इतनी है? तो उसने मुझे कहा कि मैंने YouTube पर देखा कि आप इतना पैसा कमाते हैं, आपके पास ये है, और ये सच है। मान लिया। और उसने सच मान लिया। तो मैंने कहा आप कम से कम आप तो मुझसे सीधे पूछ सकते हैं कि मैं कितना पैसा कमाता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे फैमिली के लोग भी अगर उस झांसे में आ जाते हैं, देखिए मेरे लिए गाड़ी, पैसा, बंगला ये टूल्स हैं, मैं ऐसा समझता हूँ। ये कोई
शो ऑफ के तरीके नहीं, बहुत सारे लोग शो ऑफ भी करते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास एक अच्छी गाड़ी है या आप एक अच्छे घर में रहते हैं या आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या कोई भी चीज़, ये आपके टूल्स हैं जो आपको जीवन में एक कंफर्ट देते हैं और इनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। एग्जैक्टली। आपको एक टूल्स की तरह उनको इस्तेमाल करके देखना चाहिए कि आपका काम कैसे बेहतर हो सकता है। तो एक बड़ा मशहूर डायलॉग था ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, हाँ, तुम्हारे पास क्या है? तो उसमें वो कहते हैं मेरे पास माँ है। हाँ। तो मैं असल में अगर आप पूछें तो मैं वो मेरे पास माँ वाली श्रेणी में ही आता हूँ। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास माँ है और मेरे पास मेरे पिता हैं, उनका आशीर्वाद है। और मेरे पास इस वक्त सुधीर चौधरी जी हैं जो मेरे साथ सेल्फी में शगुफ्ता कर रहे हैं।